नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है विकलांग विधवा बहू का दोबारा घर बसाया। सुशीला और राजवीर की एक बेटी थी कविता। कविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी उसके माँ बाप आंसू नहीं आने देते थे। कविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों को प्रिय थी। एक दिन सुशीला बोली, सुनो जी, कविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। राजवीर बोले, हाँ सुशीला, सही कहती हो। कविता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। कविता ने अपने माँ और बापूजी की बातें सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूं? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? तभी सुशीला ने कहा, मन छोटा मत कर मेरी बेटी। किसने कहा तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। कविता ने कहा, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूं। इधर कविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर राजवीर कविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। कविता के लिए रमेश का रिश्ता आया। रमेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। रमेश अपनी माँ उमा और अपने पिताजी राकेश के साथ कविता को देखने उसके घर आया। राकेश बोले, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। रमेश ने कहा, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। तभी उमा ने कहा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। रमेश बोला, देखिए कविता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? कविता बोली, रमेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? तभी रमेश ने कहा, कविता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। कविता ने कहा, अगर आप तैयार हो तो मैं खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। कविता और रमेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है कविता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। उमा कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। तभी कविता ने कहा, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। उमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह कविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कविता से सभी बहुत खुश थे। एक दिन उमा ने कहा, रमेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। रमेश बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कविता को अपनी बेटी की तरह रखना। उमा ने झट से कहा, चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। रमेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें रमेश भी शामिल था। जब यह खबर रमेश के घर पहुंची, तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन कविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह रमेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख रमेश को, वह मर गया है।
अगर रोएगी नहीं तो तू पागल हो जाएगी। विधवा हो गई है तू, विधवा। इस तरह की बातें सुन कविता फूट फूट कर रोने लगी। कविता रोते हुए बोली, उठो रमेश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रमेश का अंतिम संस्कार हो गया और कविता के अरमानों का भी। उमा ने कहा, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी है? कविता, माँ, मुझे सबने कहा है कि मेरे जीवन से सब रंग रमेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। उमा बोलती है, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। सुशीला और राजवीर कविता को लेने के लिए आए। सुशीला ने कहा, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उमा बोली, देखिए समधन जी, कविता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए उमा ने कविता को गले से लगा लिया। राकेश बोले, हाँ समधी जी, उमा सही कह रही है। हम कविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी कविता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। कविता कहती है, माँ बाबूजी, रमेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं रहे, तो ऐसे में मैं इनको छोड़कर चली जाऊं ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। कविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब कविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात नीरव से हुई, जो समय समय पर कविता की पढ़ाई में मदद करता था। नीरव राकेश के दोस्त का सबसे छोटा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में रमेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। नीरव इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है इसे। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे उमा और राकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब रमेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन कविता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। उमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह बहुत तड़प उठती थी, रोने लगती थी। कविता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। एक दिन उमा ने राकेश से कहा, सुनो रमेश के पापा, हमारी कविता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। राकेश ने कहा, सही कह रही हो उमा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। राकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे राकेश, तू पागल तो नहीं हो गया है? विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? राकेश ने कहा, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूं, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूं। तभी नीरव ने आ करके कहा, अंकल, अगर आप कविता के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूं। नीरव तुम? राकेश ने कहा। नीरव बोला, हाँ मैं। राकेश कहते हैं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूं बेटा। तभी राकेश घर आकर के कविता से कहता है, कविता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूं। मैं तुम्हारी शादी नीरव से करना चाहता हूं।
तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? कविता कहती है, पिताजी, रमेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊं, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर कविता और नीरव की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। कविता समय समय पर आकर अपने सास ससुर को संभाल कर जाती थी। उन्हें कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि अब उनका बेटा नहीं रहा और बहू भी चली गई तो वह अकेले हो गए। वो हमेशा उन्हें उनकी बेटी की तरह ही संभालती थी और सब खुशी खुशी रहने लगे। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। पास ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।